अध्याय 74 घावों से लड़ना। इसका परीक्षण करने का समय। गर्म तरल पदार्थ के अचानक प्रवाह से शेन का लगभग दम घुट गया और उसने अपना सिर हटाने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ रहा। उसने ये देखा और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इस अवस्था में रहना उसकी गलती थी। मजबूत होना चाहिए था। हाँ, मिस्टिक पर्च कबीले के छोटे भाई बहनों की सच्ची मानसिकता इसी तरह काम करती थी। उनमें एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव नहीं था, बल्कि दूसरे की ताकत, उन्हें मिलने वाले लाभ और उनके उपयोग के प्रति सम्मान की भावना थी। बात सिर्फ इतनी थी कि चूंकि वे हमेशा जुड़वा बच्चों के जोड़े में पैदा होते थे, इसलिए वे अपने जुड़वा बच्चों के साथ अधिक जुड़े रहते थे, लेकिन ये कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मुझे संदेह है कि आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका आप पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कम से कम यह आपको जल्दी मरने से बचाएगा। उसने सपाट स्वर में कहा और धीरे धीरे उसका सिर जमीन पर रख दिया, जिससे उसे धीरे धीरे आराम करने का मौका मिला क्योंकि उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी। उसकी नज़र ओलिवर की ओर गई जो अब वापस खड़ा हो गया था। उसकी छाती में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अभी भी किसी तरह प्रबंधन कर रहा था। इस स्थिति में भी वह हल्की सी हंसी छोड़े बिना नहीं रह सका। वह नहीं जानता था कि उसका पेंच हिला है या नहीं, लेकिन तनावपूर्ण स्थितियों या डरावनी स्थितियों में वह अवचेतन रूप से मुस्कुराता या हंसता था। ठीक वैसे ही जैसे उसका दिमाग चकरा गया जब उसने अचानक बिना किसी कारण के नीलामी में बोली लगा दी। और अब उसे मुस्कुराते और हंसते हुए देखकर मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो, वह अवाक रह गई। क्या ये लड़का सचमुच समझदार था? वह अपने घावों और उसके खिलाफ अपने नुकसान को जानता था, लेकिन फिर भी उसे उकसा रहा था। वह अब और अधिक क्रोधित होने से थक गई थी। वह अब सिर्फ बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसे अपंग करने की कोशिश करने का साहस किया था। वह ये सुनिश्चित करेगी कि वह जीवन भर एक उंगली भी न हिला सके। उसकी काले रंग की तलवार विशेष रूप से अशुभ थी और ओलिवर को संदेह था कि इसके साथ एक विशेष संपत्ति जुड़ी हुई थी। हालांकि वह पीछे नहीं हटा। उसने अभी जो किया उसके बाद इस लड़की को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास आओ, उसने उसे बुलाया और उसने ठंडे चेहरे के साथ उसकी ओर दौड़कर जवाब दिया। इस बार वह उसे हमेशा के लिए खत्म करने जा रही थी। इस बार उसे फायदा हुआ। ओलिवर ने अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और उसके कटने से बचते हुए नीचे बैठ गया, जबकि इस बार उसने उसके पैरों को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से कुल्हाड़ी से आगे की तरफ वार किया। लेकिन कई चोटों के कारण इस बार वह धीमा था, जिसका उसने लाभ उठाया क्योंकि उसने तुरंत अपने समर्थन के लिए उसके सिर का उपयोग किया और कुल्हाड़ी से बाल बाल बचने के लिए उसके ऊपर कूद गई। फुफकार! यह आदमी अपनी कुल्हाड़ी से उसके पैर हटाने जा रहा था। उसने गुस्से में ओलिवर की पीठ पर निशाना साधते हुए अपनी तलवार पीछे की ओर घुमाई, लेकिन ओलिवर चकमा देने में तेज था और बमुश्किल अपनी बाईं ओर खिसकने में कामयाब रहा। पहले के हमले के कारण उसकी छाती बुरी तरह दर्द कर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इसे और अधिक समय तक चलने दे सकता है। इस बार वह सचमुच अपंग हो सकता है। वह न केवल अपनी चाल की गति को बढ़ाने के लिए बल्कि अपने हमलों के पीछे की ताकत को भी बढ़ाने के लिए एस्पेरा का उपयोग कर रही थी। वह बहुत शातिर थी। वह आंतरिक रूप से प्रसन्न नहीं था, हालांकि उसके होठों पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी। क्या ये खतरनाक और जीवन घातक लड़ाइयों से उत्पन्न एड्रेनालाइन की भीड़ थी जो उसे इतना उत्साहित कर रही थी? वह निश्चित नहीं थे और न ही उनके पास इस समय इस बारे में सोचने का समय था। ऐसा लगता है कि मुझे अब इसका उपयोग करना होगा। जब उसने सोचा कि बड़ों का एक समूह कैसे उनकी लड़ाई को गहरी दिलचस्पी से देख रहा होगा, तो वह अंदर ही अंदर घबरा गया। ये सही है, वह जानता था कि कबीला इस राक्षस शिकार में एक होनहार उम्मीदवार को कभी मरने नहीं देगा। बुजुर्गों और संभ्रांत लोगों का एक समूह हर प्रतिभागी पर जरूर नजर रख रहा था, हर चीज पर नजर रख रहा था। यदि किसी प्रतिभागी की जान को खतरा हो तो वे हस्तक्षेप करना सुनिश्चित करेंगे। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि क्या कारण था कि उन्होंने अब तक शेन और ओलिवर की पिछली लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया था।
ये सरल था क्योंकि ओलिवर का इरादा पहले स्थान पर शेन को मारने का नहीं था और जो घाव उसने उसे दिए थे वे हालांकि गंभीर थे, लेकिन उनमें से लगभग सभी का इरादा उसे मारने के बजाय उसे अपंग करने का था। शेन के विपरीत, ओलिवर ने अपने दिमाग में बड़ी तस्वीर खींची। यदि उसने किसी को मारने का साहस किया तो जाहिर तौर पर कबीले द्वारा उसे कड़ी सजा दी जाने वाली थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कबीले में उनका कोई समर्थन नहीं था, इसलिए उन्हें भाई बहनों की तीसरी जोड़ी की तुलना में अधिक नुकसान होगा, जिनके पीछे उनके अपने गुट होंगे। इतना ही नहीं, कबीले के बुजुर्ग बेहद शक्तिशाली थे, वे बता सकते थे कि शेन की जान खतरे में है या नहीं। यदि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इसका मतलब था कि वह निकट भविष्य में मरने वाला नहीं था। जहां तक अपंग होने की बात है, हालांकि इसे नापसंद किया जाता था, ये शिकार के नियमों के विरुद्ध नहीं था। यदि शेन ओलिवर द्वारा अपंग हो जाता है तो वह केवल अपने आप को कमजोर होने के लिए दोषी ठहरा सकता है। वे उसे यहाँ चम्मच से खाना नहीं देने वाले थे। कबीले के सख्त नियम थे कि उन्हें भी दरकिनार करने की अनुमति नहीं थी। वे ऐसी चीजों के प्रति बहुत उदासीन थे, उनकी नज़र में केवल ताकत और क्षमता ही मायने रखती थी। तो फिर, यदि शेन अपंग हो गया तो क्या उसका भविष्य और क्षमता बर्बाद नहीं हो जाएगी? जहां तक उसकी बात है, बड़ों ने भी ऐसी ही सोच साझा की। बाद में उसे ठीक होने में मदद करने के लिए वे उसे बस एक अमृत खिलाएंगे। जबकि वास्तव में अमृत एक महाकाव्य श्रेणी की वस्तु थी जिसका मिलना कठिन था। कबीले के सदियों के समृद्ध इतिहास और अंतहीन काम करने वाले उत्कृष्ट कीमियागरों को देखते हुए, वे अक्सर हर कुछ वर्षों में अमृत का एक बैच तैयार करते थे। और मुख्य उत्तराधिकारी पर इसका उपयोग करना संसाधनों की बर्बादी नहीं थी, न केवल उसे वास्तव में मरे बिना निकट मौत की लड़ाई लड़ने की भावना का अनुभव होगा, बल्कि यह भी एहसास होगा कि वह बहुत अहंकारी न हो। ओलिवर को इस तरह अपने कार्ड दिखाने में असहजता महसूस हुई, लेकिन चूंकि स्थिति की मांग थी, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता। उसने कॉस्मिक वर्ड गेज का उपयोग नहीं किया। यदि दूसरे भाई के पीछे के बुजुर्ग तुरंत समानताएं ढूंढ लेते और उस पर संदेह करते, उस समय उनसे निश्चित रूप से उनकी शक्ति के स्रोतों और सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में पूछा जाएगा, जिनका वे बिल्कुल भी उत्तर नहीं देना चाहेंगे। कहानी खत्म। अलविदा।